Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लॉजिक क्लासेज ऑफ फिजिक्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं नीट एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन आए हैं ईएमआई चैप्टर से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से, उनके बारे में अपन डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, नीट 2019 क्वेश्चन था, नीचे दी गई युक्तियों में से किसमें भंवर धारा प्रभाव का उपयोग नहीं किया जाता है। इजी लेवल का क्वेश्चन है। प्रेरण भट्टी में हमें पता है भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है। ट्रेन में चुंबकीय ब्रेक लगाने में भी भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक, इसमें भी जो है भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है क्योंकि ये भी चुंबकीय क्षेत्र से संबद्ध है। लेकिन विद्युत हीटर में भंवर धाराओं का कोई उपयोग नहीं किया जाता। इसमें केवल धारा प्रवाहित होने पे एक प्रतिरोध तार होता है जो कि गर्म हो जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए अपना जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, विद्युत हीटर। प्रेरण भट्टी, ट्रेन में चुंबकीय ब्रेक लगाने में और विद्युत चुंबकीय में भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है, जबकि क्वेश्चन पूछ रहा है किसमें भंवर धाराओं का उपयोग नहीं किया जाता है। तो अपना ऑप्शन करेक्ट होगा विद्युत हीटर। नेक्स्ट देखिए, नीट 2018 क्वेश्चन था, किसी प्रेरक से 60 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उस प्रेरक में संचित चुंबकीय ऊर्जा का मान 25 मिली जूल है। इस प्रेरक का प्रेरकत्व है। देखिए, एक प्रेरक है जिसमें 60 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा रही है, तो इसमें उत्पन्न चुंबकीय ऊर्जा का मान जो है वो है 25 मिली जूल। तो हमें इसका प्रेरकत्व ज्ञात करना है। तो देखिए, हमें पता है जब किसी प्रेरक से धारा प्रवाहित की जाती है तो प्रेरक धारा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। इसलिए प्रेरक में धारा एक साथ न बढ़ के और धीरे धीरे बढ़ती है और शून्य से अधिकतम मान तक पहुंचती है। और धारा को बढ़ाने में किया गया कार्य उसमें चुंबकीय ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। और वो जो चुंबकीय ऊर्जा है उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। उस चुंबकीय ऊर्जा का मान होता है U = ½ ऑफ Li²। देखो, चुंबकीय ऊर्जा कितनी संचित हुई, 25 मिली जूल। देन 25 × 10⁻³ = 1/2 L। प्रेरकत्व तो हमें ज्ञात करना है। I का जो मान है वो है 25 मिली एम्पियर, मींस 60 × 10⁻³ का स्क्वायर। ये देखिए, यहां से L की वैल्यू आएगी हमारे पास 2 इधर आएगा। देन 2 × 25 50 × 10⁻³ डिवाइड बाई 60 × 10⁻³ का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 3600 × 10⁻⁶। तो L की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, इसको डिवाइड करेंगे हम यहां से तो हमारे पास L की वैल्यू आ जाएगी, ये कैंसिल हुआ, ये 10⁻³ तो ये हो गया 5000 डिवाइड बाई 360। ये अगेन कैंसिल हुआ तो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 13.89 हेनरी। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा अपना वो होगा 13.89 हेनरी। इसी प्रकार के जो है सिंपल क्वेश्चन नीट में आते रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, यहां दर्शाए गए परिपथ में 3 सर्वसम प्रतिरोध हमारे पास, 2 सर्वसम प्रेरक और एक आदर्श बैटरी जुड़ी है। प्रत्येक प्रतिरोधक का प्रतिरोध 9, प्रत्येक प्रेरक का प्रेरकत्व 2 हेनरी है तथा बैटरी का विद्युत वाहक बल 18 वोल्ट है। तो स्विच को बंद करने के तुरंत पश्चात बैटरी से विद्युत धारा I का मान होगा। देखिए, प्रेरक के लिए हम डिस्कस कर चुके हैं। जब भी स्विच को बंद किया जाता है, स्विच को बंद करते ही तुरंत प्रेरक के जो है वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, खुले परिपथ की तरह व्यवहार करता है। तो खुला परिपथ होगा मींस हम प्रेरक को हटा हुआ भी मान सकते हैं। तो यहां से देखिए, जैसे ही स्विच को बंद किया जाएगा तो इस प्रेरक से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी और इस प्रेरक से भी कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। मींस हम इन दोनों प्रेरकों को यहां से हटा हुआ मान सकते हैं। और यदि इन दोनों को यहां से हम हटा हुआ माने तो यहां से बैटरी से केवल और केवल एक ही प्रतिरोध जुड़ा हुआ होगा हमारे पास R, जिसकी वैल्यू है हमारे पास 9 ओम। तो यहां से देखिए, सर्किट जो है वो इस प्रकार का हो जाएगा। हमारे पास एक बैटरी और बैटरी से केवल और केवल एक प्रतिरोध जिसका मान है 9 ओम, ये जुड़ा हुआ है। बैटरी का वोल्टेज है 18 वोल्ट। तो हमें पता है धारा जो प्रवाहित होगी I = V/R। V की वैल्यू है 18/R की वैल्यू है 9। देन I जो परिपथ में प्रवाहित धारा होगी वो होगी हमारे पास 2 एम्पियर के बराबर।
तो करेक्ट जो ऑप्शन होगा अपना वो होगा ऑप्शन सेकंड, 2 एम्पियर की धारा यहां से प्रवाहित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास नीट 2017 में ही आया हुआ है। एक लंबी परिनालिका के पास 0.1 मीटर है, इसमें तार के फेरों की संख्या 2 × 10⁴ प्रति मीटर है। इकाई लंबाई में घेरों की संख्या 2 × 10⁴ है। मीन्स हम ये कह सकते हैं परिनालिका के लिए n की वैल्यू जो है वो 2 × 10⁴ दी हुई है। इसके केंद्र पर 0.01 मीटर त्रिज्या तथा 100 फेरों वाली एक कुंडली इस प्रकार रखी है कि दोनों की अक्ष समपाती है। परिनालिका के अंदर एक कुंडली रखी है, दोनों की अक्ष समपाती है। परिनालिका से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान एक स्थिर दर से कम होता है और 0.05 सेकंड में 4 एम्पीयर से 0 हो जाता है। यदि कुंडली का प्रतिरोध 10 π² ओम है तो इस अंतराल में कुंडली से प्रवाहित कुल आवेश होगा। देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है एक परिनालिका है और इस परिनालिका के अंदर एक कुंडली रखी हुई है। कुंडली की त्रिज्या 0.01 मीटर है, परिनालिका की त्रिज्या 0.1 मीटर है। तो जब इस परिनालिका से धारा प्रवाहित होगी तो परिनालिका के एक्स पर एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, हमें पता है, और इसकी वैल्यू होती है B = μ0 Ni। तो देखिए 0.05 सेकंड में धारा 4 एम्पीयर से 0 हो जाती है, तो चुंबकीय क्षेत्र भी 4 एम्पीयर पे अलग होगा, 0 पे अलग होगा। और प्रेरित आवेश जो होता है वो हमें पता है फ्लक्स में परिवर्तन की दर पे निर्भर नहीं करता, केवल और केवल निर्भर करता है फ्लक्स में परिवर्तन पर। और प्रेरित आवेश जो होता है वो प्रेरित आवेश होता है Q = N/R φ1 - φ2। तो देखिए फ्लक्स में कितना परिवर्तन हुआ वो अपन डिस्कस करते हैं। तो हम बात करते हैं φ1। तो φ1 = B1। जब धारा 4 एम्पीयर थी तब चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है इंटू A, और φ2 = B2A। तो देखिए φ1 φ2 की वैल्यू यदि हम यहां से उठा के यहां पुट करें तो हमारे पास Q की जो वैल्यू है वो इस प्रकार से होगी। हमारे पास Q = N/R B1A - B2A। B1 4 एम्पीयर जब धारा प्रवाहित होती है तब चुंबकीय क्षेत्र का मान है, और B2 है जब धारा 0 एम्पीयर होती है। तो Q = N है यहाँ पे कुंडली में घेरों की संख्या, क्योंकि फ्लक्स कुंडली का परिवर्तित हो रहा है तो कुंडली में फेरों की संख्या है हमारे पास 100/R की वैल्यू हमें दी हुई है 10 π² ओम। B1 μ0 Ni1 पहली स्थिति में धारा, और माइनस μ0 N दूसरी स्थिति में धारा देखिए कितनी हो जाती है 0। तो ये पूरी जो टर्म है वो 0 हो जाएगी इधर अपने पास। तो हम लिखेंगे Q = ये देखिए यहां से 10/π² μ0 की वैल्यू है हमारे पास 4 π × 10⁻⁷ इंटू N की वैल्यू है इकाई लंबाई में घेरों की संख्या 2 × 10⁴ इंटू I1 की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 4 एम्पियर, और यहां हमारे पास A ये वाला, और ये जो A है वो होगा हमारे पास कुंडली का क्षेत्रफल। और कुंडली का क्षेत्रफल, कुंडली की त्रिज्या दी हुई है तो कुंडली का क्षेत्रफल हो जाएगा π × R²। R की वैल्यू है 0.01 मीन्स 10⁻²। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रेरित आवेश Q = देखिए पाई और ये रहा पाई, π² से π² कैंसिल, तो हमारे पास 10 × 4 × 10⁻⁷ -7 और -4 -11 इंटू हमारे पास 10⁻⁴ -7, ये -4 से ये प्लस का 4 कैंसिल हो जाएगा इधर, ये 4 × 2 × 4 8 × 4 32। तो हमारे पास आंसर आएगा इसका 32 इंटू, ये देखिए ये 10 है, यहां से हमारे पास ये कैंसिल हो गया, ये 10⁻⁷ और ये 10, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10⁻�6 कूलम। देन हमारे पास 10⁻�6 को हम माइक्रो लिख सकते हैं, तो हमारे पास होगा 32 माइक्रो कूलम के बराबर इसमें आवेश प्रेरित हो जाएगा। तो अपना जो करेक्ट आंसर जाएगा वो होगा हमारे पास ये 32 पाई माइक्रो कूलम है और ये है 32 माइक्रो कूलम। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, किसी लंबी परिनालिका में फेरों की संख्या 1000 है
जब परिनालिका से 4 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है तब इस परिनालिका के प्रत्येक घेरे से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स 4 × 10⁻³ वेबर है। इस परिनालिका का स्वप्रेरकत्व है। देखिए परिनालिका में घेरों की संख्या दी हुई है n = 1000 मीन्स 10⁻³ 4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर परिनालिका के प्रत्येक घेरे से संबद्ध फ्लक्स है 4 × 10⁻³ एक घेरे का फ्लक्स 4 × 10⁻³ है तो टोटल फ्लक्स फाई बराबर घेरों की संख्या इनटू एक घेरे का फ्लक्स मान लीजिए फाई डैश है तो टोटल फ्लक्स आएगा हमारे पास फाई = n फाई डैश। और कुल फ्लक्स जो होता है वो हमें पता है स्वप्रेरण जब होता है तो कुल फ्लक्स Li के बराबर हो जाता है। तो यहां से हमारे पास L की वैल्यू आएगी n फाई डैश अपॉन I। ये सारी वैल्यू हमें गिवन है तो n की वैल्यू है 10⁻³ फाई डैश की वैल्यू है 4 × 10⁻³ अपॉन I। 4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। ये 4 से 4 कैंसिल 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल देन आंसर इज 1 हेनरी। ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए नीट 2015 एक इलेक्ट्रॉन सरल रेखीय पथ xy पर गतिमान है। एक कुंडली ABCD इस इलेक्ट्रॉन के मार्ग के निकटवर्ती है। इस प्रकार से आरेख देखिए, आरेख में दे रखा है। तो इस कुंडली से प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी यदि कोई हो तो, कि अगर इस कुंडली में कोई प्रेरित धारा है तो उस धारा की दिशा क्या होगी। पहला ऑप्शन है ADCB डायरेक्शन में। सेकंड है इलेक्ट्रॉन के कुंडली के पास से निकल जाने पर धारा की दिशा विपरीत हो जाएगी। और नेक्स्ट है धारा प्रेरित ही नहीं होगी। और लास्ट ऑप्शन है ABCD दिशा में। तो देखिए जब इलेक्ट्रॉन पास से गुजरेगा तो कॉन्सेप्ट ये कहता है जब कोई आवेश गति करता है तो आवेश की गति के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से गुजरेगा यहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और चुंबकीय क्षेत्र जब इलेक्ट्रॉन पास में आएगा तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और जब दूर जाएगा तो फिर से परिवर्तन होगा। जब पास आएगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, दूर जाएगा तो फ्लक्स घटेगा। तो एक बार के लिए मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जब ऐसे जा रहा है तो कुंडली का जो फ्लक्स है वो बढ़ रहा है और अंदर की तरफ जाने वाला फ्लक्स बढ़ता है। मान लीजिए किसी भी प्रकार से माने अपन आंसर अपना सेम होगा दोनों ही स्थितियों में। तो अंदर की तरफ जाने वाला फ्लक्स बढ़ रहा है तो कुंडली इस फ्लक्स में होने वाली वृद्धि का विरोध करके इस फ्लक्स में कमी करने की कोशिश करेगी। तो कमी कैसे करेगी, तो कुंडली में प्रेरित धारा इस प्रकार प्रवाहित होगी कि फ्लक्स इस आवेश के कारण जो फ्लक्स उसके विपरीत दिशा में इसका फ्लक्स प्रवाहित हो। तो इस कुंडली में प्रेरित धारा इस प्रकार होगी कि इसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर की तरफ निकले और बाहर की तरफ तब निकलेंगी जब कुंडली में धारा की दिशा यूं होगी, तब इसका फ्लक्स जो है वो बाहर की तरफ आएगा हमारे पास। तो कुंडली में धारा की दिशा होगी ABCD डायरेक्शन में जब इलेक्ट्रॉन पास आ रहा है तब। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा तो यही अंदर की तरफ जाने वाला फ्लक्स घटेगा और घटेगा तो कुंडली इसको फिर से बढ़ाने की कोशिश करेगी। और कुंडली जब बढ़ाएगी तो अगेन इसमें धारा यूं प्रवाहित होगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ताकि ये फ्लक्स वापस से बढ़ सके। तो अगेन इसमें धारा जब पास में आ रहा था तो ABCD डायरेक्शन में थी और जब इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा तो यही धारा की दिशा ABCD डायरेक्शन में हमारे पास हो जाएगी। ADCB डायरेक्शन में हमारे पास ये धारा की दिशा हो जाएगी। मींस जब इलेक्ट्रॉन पास आएगा धारा की दिशा अलग होगी, दूर जाएगा तब धारा की दिशा अलग होगी। तो हमारे पास देखिए सेकंड ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन के कुंडली से पास से निकल जाने पर धारा की दिशा विपरीत हो जाएगी। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास R त्रिज्या की एक पतली अर्धवृत्ताकार चालक रिंग, इस प्रकार से एक पतली अर्धवृत्ताकार चालक रिंग है या बल है PQR किसी क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र B में गिर रही है। गिरते समय इसका समतल आरेख में दर्शाए गए अनुसार ऊर्ध्वाधर रहता है। जब गिरती हुई रिंग की चाल V है तो इसके दोनों सिरों के बीच विकसित विभवांतर होगा। इस प्रकार से एक अर्धवृत्ताकार रिंग है जो कि क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र में गिर रही है तो इसके सिरों पर कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल या विभवांतर होगा। पहला ऑप्शन अपने पास कोई विभवांतर उत्पन्न नहीं होगा, शून्य। दूसरा है BV πr² 2 तथा P उच्च विभव पर होगा। तीसरा है πRBV तथा R का विभव उच्च होगा। और लास्ट ऑप्शन है 2RBV तथा R का विभव अधिक होगा। तो देखिए डिस्कस करते हैं। जब ये अर्धवृत्ताकार रिंग या वलय नीचे की तरफ गति करेगी, ऊर्ध्वाधर गिरेगी, तो देखिए यहां से इसका ये वाला जो भाग है
इस भाग के कारण इसमें फ्लक्स अंदर की तरफ प्रवेश करेगा और अंदर की तरफ जो जाने वाला फ्लक्स है उसका मान बढ़ेगा। तो यह वाला जो भाग है, इस भाग की लंबाई देखिए यहाँ पे हमारे पास है 2r, और ये 2r भाग जब नीचे आएगा तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, किस वेग से, v वेग से ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये 1 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेगा, v दूरी तय कर लेगा। तो 1 सेकंड में इसके क्षेत्रफल में, ये जब नीचे की तरफ आएगी वाला या रिंग, तो 1 सेकंड में इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन हो जाएगा हमारे पास 2r लंबाई इंटू चौड़ाई कितनी, v। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन हो गया 2rbv, और चुंबकीय क्षेत्र कांस्टेंट है। तो हमारे पास प्रेरित विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन इक्वल्स टू हमें पता है माइनस डी फाई अपॉन डी टी के इक्वल होता है। तो मैं लिखूंगा यहां से माइनस डी अपॉन डी टी बी ए, और यहां से हमारे पास आएगा एप्सिलॉन इक्वल्स टू माइनस बी कांस्टेंट है, और ए की जो वैल्यू है वो है हमारे पास, लंबाई तो है 2r, और ये वाली जो चौड़ाई है इसको यदि हम x मान लें तो हमारे पास आएगा 2rx, सॉरी यहाँ पे आएगा हमारे पास d अपॉन डी टी, और क्षेत्रफल हो जाएगा 2r, और ये वाली दूरी यदि हम x माने तो 2rx बाई डी टी। देन एप्सिलॉन इक्वल्स टू माइनस b, ये 2 हमारे पास बाहर आ जाएगा 2b a, ए की वैल्यू यहां से हमारे पास 2 कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, और dx बाई dt जो है वो हमारे पास v के इक्वल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 2b/v। तो यहां से हमारे पास देखिए b ओमेगा पाई r स्क्वायर पाई r bv, और ये है हमारे पास 2rbv। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बट इसी ऑप्शन में आगे दिया हुआ है r का विभव अधिक होगा, तो वैसे तो हमारे पास ऑप्शन मैच हो गया है, फिर भी यदि अपन डिस्कस करें r का विभव उच्च होगा या p का विभव उच्च होगा, तो देखिए जैसे जैसे ये रिंग नीचे की तरफ आ रही है, इसमें अंदर की तरफ जाने वाले फ्लक्स का मान बढ़ रहा है, और स्वप्रेरण ये कहता है कि ये फ्लक्स में होने वाले परिवर्तन का विरोध करेगा, और विरोध करेगा तो इसमें विपरीत दिशा का फ्लक्स उत्पन्न होगा। मींस बाहर की तरफ जाने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है वो उत्पन्न होगा, और बाहर की तरफ वाला चुंबकीय क्षेत्र इसमें तभी उत्पन्न होगा जब धारा की दिशा r से p की तरफ होगी, इस प्रकार से। और r से p की तरफ यदि धारा की दिशा प्रवाहित होगी तो धारा हमेशा प्रवाहित होती है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, तो r का विभव उच्च होगा और p का विभव निम्न होगा। तो r उच्च विभव पे होगा और इसका प्रेरित विद्युत वाहक बल 2rbv के इक्वल हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपने पास तार का एक पासिया लूप किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करता है, तो एक परिक्रमण या चक्र में इसमें प्रेरित ईएमएफ की दिशा में परिवर्तन की आवृत्ति है। कोई चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें कोई पास घूर्णन गति कर रहा है, तो एक चक्र में उसमें जो प्रेरित ईएमएफ है उसमें उसकी दिशा में कितनी बार परिवर्तन आएगा। तो देखिए हम पढ़ चुके हैं जो विद्युत जनित्र का जो सिद्धांत था, उसमें कोई भी कुंडली जब चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी। जब भी कोई कुंडली घूर्णन गति करेगी तो प्रेरित विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर उत्पन्न होता है, जिसका ग्राफ हमारे पास इस प्रकार से प्राप्त हुआ था एक चक्र के लिए। ये एप्सिलॉन था, ये टी था। अब देखिए आप खुद देख सकते हैं एक चक्र में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा में कितनी बार परिवर्तन हुआ, आधी चक्र में प्लस की है, आधी चक्र में माइनस की है, तो केवल और केवल यहाँ पे इसकी दिशा में केवल एक बार परिवर्तन हुआ है। तो एक चक्र में दिशा में परिवर्तन की जो आवृत्ति होगी वो होगी हमारे पास एक बार। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 10 ओम प्रतिरोध के कुंडली में इससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन से प्रेरित विद्युत धारा को समय के फलन के रूप में आरेख द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो इस कुंडली से संबद्ध फ्लक्स में परिवर्तन का मान वेबर में है। देखिए धारा में परिवर्तन इस प्रकार से होता है और कुंडली से संबद्ध फ्लक्स में परिवर्तन का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें पता है धारा और समय के सापेक्ष जो परिवर्तन है वो इस प्रकार से हो रहा है। तो आवेश कितना प्रवाहित होगा, तो हमें पता है I इक्वल टू क्यू बाई टी। इट मीन्स Q इक्वल्स टू आई टी। मीन्स यहाँ से मैं I और T को मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास Q आ जाएगा, और I और T को मल्टीप्लाई करने का मतलब है यहाँ से जो हम एरिया क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे वही क्षेत्रफल हमारे पास है आवेश के बराबर प्राप्त हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा Q इक्वल टू आई टी ग्राफ का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल हो जाएगा हमारे पास 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो 4 इंटू 0.1। तो हमारे पास ये हो जाएगा
0.2 कूलम। ये तो हो गया हमारे पास आवेश। अब हमें पता है प्रेरित आवेश जो है वो इक्वल टू होता है N/R इंटू डेल्टा फाई फ्लक्स में परिवर्तन की। तो N की वैल्यू देखो दी हुई नहीं है, तो हम मान लेते हैं कुंडली में घेरों की संख्या केवल एक है, तो यहाँ पे N की वैल्यू हमने पुट कर दी 1/R डेल फाई बाई डेल आर। देन हमारे पास फ्लक्स में परिवर्तन डेल फाई इक्वल्स टू Q इंटू आर। Q की वैल्यू हमारे पास 0.2 इंटू आर की वैल्यू है 10। देन हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 वेबर। तो जो फ्लक्स में परिवर्तन होगा हमारे पास वो आ जाएगा हमारे पास 2 वेबर। ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 400 ओम प्रतिरोध की एक कुंडली को एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। यदि कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई वेबर में है और समय t सेकंड के साथ निम्न प्रकार परिवर्तित होता है। जो फ्लक्स फाई है वो समय t के साथ इस प्रकार से परिवर्तित होता है, फाई इक्वल्स टू 50t² प्लस 4। तो कुंडली में प्रवाहित धारा t इक्वल टू 2 सेकंड पर होगी। तो देखिए धारा ज्ञात करनी है। धारा के लिए हमें पता है I इक्वल्स टू V अपॉन R, और V जो होगा वो होगा यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो यहाँ से प्रेरित विद्युत वाहक बल फैराडे के द्वितीय नियम से अपन ज्ञात करते हैं, एप्सिलॉन इक्वल्स टू माइनस d फाई अपॉन dt। देन दिस इज इक्वल्स टू माइनस d अपॉन dt। फाई की वैल्यू है 50t² प्लस 4। देन एप्सिलॉन बराबर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे अपन तो माइनस 100t के इक्वल हमारे पास प्रेरित विद्युत वाहक बल आ जाएगा। तो देखिए t इक्वल टू 2 सेकंड पे हमें धारा ज्ञात करनी है, तो I इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाई R एट t इक्वल टू 2 सेकंड। तो एप्सिलॉन की वैल्यू है धारा पॉजिटिव होगी, माइनस जो है वो लेंज के नियम को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल इस प्रकार होगा कि यह फ्लक्स में या चुंबकीय क्षेत्र के मान में होने वाले परिवर्तन का विरोध करेगा। तो I इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन R, तो 100t अपॉन R की वैल्यू हमारे पास 400। तो यहां से हमारे पास 100 इंटू t की वैल्यू 2 सेकंड पे ज्ञात करनी है अपॉन 400। तो देखिए हमारे पास ये आ जाएगा 2/4 मीन्स 1/2 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होगी। तो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन ए। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन दें कि वीडियो आपको कैसी लग रही है, और आपके जो सजेशंस होंगे उन्हीं से मुझे जोश मिलेगा और अगले वीडियो में हम फिर से जोश के साथ में आपके पास हाजिर हो पाएंगे। तो लाइक और शेयर करते रहें वीडियो को। किसी कुंडली में विद्युत धारा I का मान आरेखानुसार समय के साथ परिवर्तित होता है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान समय के साथ परिवर्तित होगा। धारा जो है वो इस प्रकार से परिवर्तित हो रही है, t/4 तक बढ़ती है, फिर t/4 से t/2 तक कांस्टेंट रहती है, और t/2 से 3t/4 तक फिर से घटती है, और 3t/4 से t तक धारा का मान 0 है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान किस प्रकार से परिवर्तित होगा हमारे पास? तो दो ऑप्शंस तो हमारे पास ये हैं, और इसके जो दो ऑप्शंस हैं वो इस प्रकार से हैं। नेक्स्ट जो सी ऑप्शन है इसका वो इस प्रकार से है, ये एप्सिलॉन इधर टी है हमारे पास, और इसका डी जो ऑप्शन है वो है हमारे पास इस प्रकार से, ये टी है, ये t/4, ये t/2, ये 3t/4, ये एप्सिलॉन है इधर और ये है इधर समय t। तो देखिए हमारे पास धारा इस प्रकार से परिवर्तित हो रही है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो देखिए कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन की जो वैल्यू है वो होती है हमारे पास एप्सिलॉन इक्वल्स टू -L धारा में परिवर्तन की दर di/dt। तो देखिए एप्सिलॉन इक्वल टू L कांस्टेंट है और di/dt, यहाँ पे देखिए di/dt धारा में परिवर्तन की दर कांस्टेंट है, और धारा में परिवर्तन की दर कांस्टेंट और धारा बढ़ रही है। तो di/dt की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी और साथ में कांस्टेंट होगी, और ये भी कांस्टेंट, तो -L, ये भी कांस्टेंट, ये पॉजिटिव कांस्टेंट, तो एप्सिलॉन की वैल्यू कांस्टेंट आएगी और नेगेटिव आएगी। तो देखिए
यहां से यहां तक जो एप्सिलॉन की वैल्यू है वो नेगेटिव आएगी हमारे पास और कांस्टेंट आएगी, तो एप्सिलॉन इक्वल्स टू नेगेटिव एंड कांस्टेंट। नेक्स्ट जो अगला अंतराल है t/4 से t/2 तक, इस अंतराल में जो धारा है वो नियत है, और जब धारा नियत होगी तो धारा में परिवर्तन की दर 0, और ये 0 तो एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। अगले अंतराल में धारा घट रही है तो di/dt जो है वो हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा, तो -L और ये नेगेटिव, देन माइनस माइनस प्लस, देन एप्सिलॉन की वैल्यू जाएगी वो पॉजिटिव एंड कांस्टेंट आएगी। अगले अंतराल में धारा फिर से नियत है तो फिर से एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 0। ये जो डेटा है वो जिस ग्राफ से मैच हो रहे हैं वही अपना करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए पहले अंतराल में नेगेटिव, तो नेगेटिव देखिए इसमें भी है, इसमें पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव है, तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो चुका, ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो चुका। लेकिन अब हमारे पास बचे ए एंड सी। ए में देखिए यहां से यहां तक एप्सिलॉन कांस्टेंट है और इसमें एप्सिलॉन चेंज हो रहा है, जबकि एप्सिलॉन कैसा आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास वो है, एक चालक वृत्ताकार पास या लूप को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B = 0.025 टेस्ला है और इसका तल पास के लंबवत है। पास की त्रिज्या को 1 mm/s की स्थिर दर से सिकुड़ने दिया जाता है। पास की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर होने पर उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल है। देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है एक चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें कोई पास रखा हुआ है, इस प्रकार से कोई वृत्तीय पास है, और इस पास की जो त्रिज्या है वो सिकुड़ रही है, या जो पास है वो सिकुड़ रहा है। किस दर से सिकुड़ रहा है, इसकी त्रिज्या घट रही है 1 mm/s की दर से। अब देखो त्रिज्या घटेगी तो क्षेत्रफल घटेगा, क्षेत्रफल घटेगा तो इस पास से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो भी घटेगा, और फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना उत्पन्न होगा, फैराडे के द्वितीय नियम से एप्सिलॉन = -d d/dt, फाई की वैल्यू हमारे पास b × a। पास जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, लंबवत होगा तो cos थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी एंड cos 0 1 हो जाएगा हमारे पास। तो एप्सिलॉन = b कांस्टेंट है यहाँ पे एंड dA/dt, देन दिस इज इक्वल्स टू -b। अब देखो यहाँ से a चेंज होगा, a चेंज क्यों होगा, d/dt πr², r चेंज हो रहा है इसलिए a चेंज होगा, और a चेंज होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। देन एप्सिलॉन = -b πr² को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2r एंड dr/dt। अब देखिए सारी वैल्यू यदि हम यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास -b की वैल्यू है 0.025 टेस्ला इंटू पाई इंटू 2 इंटू r की वैल्यू है 2 × 10⁻² सेंटीमीटर में है, एंड dr/dt की वैल्यू है 1 mm मींस 10⁻³ इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2 × 2 4 को 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1 पाई इंटू 10⁻² -3 देन एप्सिलॉन की वैल्यू आएगी हमारे पास, इस पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे तो ये 10⁻⁻6 होगा, और -6 को अपन माइक्रो लिख सकते हैं, देन पाई माइक्रो वोल्ट। देन अपने पास जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ये थे नीट के कुछ क्वेश्चंस जो EMI पे बेस्ड थे। अगली वीडियो में हम नीट के ही आगे के जो क्वेश्चंस है वो और डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।